स्टार्ट द क्लास टुडे। हम पढ़ रहे हैं बेटे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में मैंने आपसे कहा कि टिश्यूज को जरूर पढ़ना है। तो टिश्यूज जो है वो नीट के सिलेबस में है और उसको बेटे पढ़ना जरूर है। बिल्कुल नई एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको टिश्यूज पढ़ना जरूर है। टिश्यूज मैंने पढ़ाना शुरू किया था, क्या हाल। तो मैं ये कह रहा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम बहुत अच्छे से इसके बात करेंगे। ठीक है बेटे, अब इधर देखिए ध्यान से। तो यहां पर मैंने ये कहा, यहां पर जब हम बात कर रहे थे तो हमने बेटे पिछली क्लास में बात करी एपिथेलियम की, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए बेटे, क्रैश कोर्स है, कम टाइम अवेलेबल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा हमने कि एपिथेलियम को हमने ये कहा कि आप सिंपल बोल दीजिए और आप बेटे इसको कंपाउंड कह दीजिए, और ये नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से डिफाइन होता है। यहां पर आप कंपाउंड को स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं। सिंपल में आपने ये कहा कि स्क्वैमस है, स्क्वैमस हमने देख लिया है कल। अब हम देखेंगे बेटे एक और, जिसे हम कहेंगे क्यूबॉइडल, और एक और देखेंगे बेटे जिसे कहेंगे कोलमनार। सो बेसिकली ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से आज देखनी है। तो मैं आज बात कर रहा हूं सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत ध्यान से बात समझना बेटे, जब आप कट सेक्शन करते हैं तो क्यूबॉइडल सेल बिल्कुल ऐसे क्यूबिकल दिखाई देंगे। तो ये क्यूब की तरह का आपको सेल दिखाई दे रहा है। इस वाले सेल को, क्योंकि सेक्शन में ये बेटे क्यूबॉइडल दिखाई दे रहा है, आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। यहां पर मैं सेल को अलग अलग बना रहा हूं, इतनी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होगी नहीं। इस तरह के सेल को आपने क्यूबॉइडल कहा। इनमें सेंट्रल, देखो बेटे ध्यान से, इनमें सेंट्रल एक प्रोमिनेंट आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। नाउ दिस इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कट सेक्शन पे सेल कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटे? क्यूब की तरह दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपको पॉइंट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सेंट्रल क्या है बच्चे? न्यूक्लियस है। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट दैट दे विल रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहां देखने को मिलेगा? सो बड़े ध्यान से देखिए बेटे, मैंने कहा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कहां? तो सरफेस ऑफ ओवरी। सरफेस ऑफ ओवरी, देखिए बेटे इसको लिखते रहिएगा। एक तो सरफेस ऑफ ओवरी जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर मेंशन्ड है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं उनमें भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपने जो याद रखना है वो ये वाली बात याद रखनी है, सिंपल क्यूबॉइडल। मैंने 3 लोकेशंस आपको बताया, एक सरफेस ऑफ द ओवरी पर, दूसरा थायराइड फॉलिकल पे, और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? क्या हाल है विपुल, मिस्टी, क्या हाल है बच्चे? सो उम्मीद है ये बात बिल्कुल याद रहेगी। आज हम यहां से इसको फाइनली करके जाएंगे। अब देखिए, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में 2 मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। एक मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके ऊपर इसका जो एपाइकल सरफेस है इस पर कुछ अपेंडेज लगा हुआ हो। सो इस तरह से बेटे क्या है? अपेंडेज लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस तरह से अपेंडेज लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे ये सीलिएटेड है। सो दिस इज बेटे सीलिएटेड। सो बड़े ध्यान से देखिए, सीलिया बेसल बॉडी से बनता है। सीलिया और माइक्रोविल्लाई में अभी हम अंतर बताएंगे। तो हमने ये कहा कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा है? सीलिएटेड है। ये कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आपको दिखाई देगा। सो पहली चीज हमें समझ में आ गई, ये आपको कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में दिखाई देगा। सो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मैं ट्रेकिया की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेकिया में किसी और तरह का एपिथेलियम दिखाई देता है। इसके बाद में मैंने ये कहा कि एक और मॉडिफिकेशन हो सकती है बेटे क्यूबॉइडल में। ये जो सेल है, इसके सेल की जो एपाइकल मेम्ब्रेन है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। इसके इस तरह से फोल्ड बन गए।
इसको बेटे माइक्रोविल्लाई कहते हैं। सो ध्यान दो, ऊपर बेटे सीलिया है, नीचे माइक्रोविल्लाई है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि माइक्रोविल्लाई किसे कहते हैं। माइक्रोविल्लाई ये फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं जो सेल की एपाइकल मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, ये बेटे माइक्रोविल्लाई हैं। अब क्योंकि जब मैंने इन सेल्स को साथ में लगा दिया तो ये टूथब्रश जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। ये क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। एक ही लेयर है, इसको बोलेंगे सिंपल सेल क्यूबिकल है, इसको कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल। इसका जो एपाइकल मेम्ब्रेन है उसमें माइक्रोविल्लाई दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये बेटे इस क्वेश्चन को यहां पर मैं 3 स्टार क्वेश्चन कहता हूं। आज से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा आपको जो आप अपने ध्यान में रखना, जिनके जो कई बार पूछे जाते हैं और बार बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। सो दिस इज व्हाट इज सीन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में देखने को मिलता है। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर है? बताइए बेटे। एग्रीड, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम अपने अगले इसमें जाएंगे तो मेरे पास एक और सेल है, इसको अब मैं कहूंगा कोलमनार। इसको मैंने क्या कहा बेटे? कोलमनार। कोलमनार से मैंने पहले क्या लिखा? सिंपल। तो मुझे पता है कि अब की बार जो सेल है वो टॉल है और इस तरह से पिलर लाइक है, इसलिए इनको कोलमनार कहा है। सिंगल लेयर में है इसलिए इसको सिंपल कहा है। कट सेक्शन अलग दिखाई दे रहा है। इनका न्यूक्लियस जनरली बेसल होगा। क्यूबॉइडल से इनका अंतर देख लीजिए। क्यूबॉइडल में क्यूबिकल सेक्शन था और ये जो सेंटर में था न्यूक्लियस, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस जनरली आपको बेसल दिखाई देगा। ऑब्वियसली ये भी बेटे एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मटेरियल पर रेस्ट करेगा। ये सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है। ये जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है, इसमें भी आप क्या देखेंगे बेटे कि क्या हो सकता है? सीलिया हो सकता है। सो यहां पर आप देखेंगे, फिर हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सेंट्रोजोम होगा। वो सेंट्रोजोम बेसल बॉडी बनाएगा और बेसल बॉडी बेटे सीलिया बनाती है। सो ये सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है। सो दिस इज द सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम और सीलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। ये बेटे ओविडक्ट की लाइनिंग में देखने को मिलता है और ओविडक्ट को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चे फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब में मुझे ये एपिथेलियम देखने को मिल रहा है। एक और बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। इसी तरह से मेरे को अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं इसके इस सेल के इस वाले सरफेस को इस तरह से फोल्ड्स में डाल दूंगा तो ये माइक्रोविल्लाई है और ये माइक्रोविल्लाई बिल करके बेटे ब्रश बॉर्डर बना रहा है। फिर देखिए मेरे सामने ये ब्रश बॉर्डर बना रहा है बेटे, देखिए ध्यान से। और मैंने ये कहा कि ये बेटे क्या हो गया? सिंपल। और क्या हुआ बेटे? कोलमनार। और क्या हुआ बच्चे? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सो दिस इज सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये भी बेटे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। सो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने को मिलता है। एक चीज तय हो गई कि जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो किसी चीज को पुश कर रहा होगा, किसी चीज को पुश कर रहा होगा। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में जो एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं पॉल्यूटेंट वगैरह के, जो कार्बन सूट के, उनको बाहर फेंकता है। और इसके बाद में हमने ये कहा कि यहां पर जो बेटे ब्रश बॉर्डर होगा, जो ब्रश बॉर्डर होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन करिए। ब्रश बॉर्डर का मतलब यह है माइक्रोविल्लाई की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि जहां ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा, ध्यान देना बेटे, वहां पर शायद एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो रहा होगा।
होगा, और इसीलिए मैंने क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पीसीटी में देखा। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्राफिल्ट्रेट का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देख रहा हूं जहां पर एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या यह बात सही आ गई? बोलो बेटे। यस, एब्सोल्युटली क्लियर। सो हमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। यस, बेसल बॉडी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बेसल बॉडी तब कहते हैं जब वो बेटे सीलिया और फ्लैजेला को फॉर्म करता है। सो एक और चीज आपको याद करा देता हूं, सेंट्रियोल हमेशा पेयर में होते हैं, दोनों को डिप्लोजोम कहते हैं। इनके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल होता है, और बेटे पेयर ऑफ सेंट्रियोल और पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल को सेंट्रोजोम कहते हैं। और सेंट्रोजोम जब सीलिया और फ्लैजेला बनाता है तो उसे बेटे बेसल बॉडी कहते हैं। सो ये शब्द जब आप देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, साइटोस्केलेटन में, ये कुछ चीजें अभी अगर सामने आई हैं तो आपने पूछ लिया, मैंने इसको बता दिया। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। मेरे सामने बेटे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मैं पढ़ चुका हूं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैं पढ़ चुका हूं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और क्यूबॉइडल और कोलमनार दोनों या तो सीलिएटेड हो सकते हैं, और या बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट लाइकली करीब करीब ये बात तय है कि बेटे एग्जांपल पे ही पूछा जाएगा, लोकेशन पे। और इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी लोकेशंस है, इसीलिए जो लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूं आप उनको जरूर याद रखिए। इसीलिए मैं आज काफी नोट्स बना रहा हूं। जनरली आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा इतना आराम से डायग्राम इतने सुंदर सुंदर नहीं बनाता हूं, तेजी से आगे भागता हूं। लेकिन आज बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एक और चीज बेटे, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज समझिए। मैंने एक टिश्यू को कट किया, इसमें कुछ तो लॉन्गर सेल है, दिमाग लगाना बेटे, कुछ तो लॉन्गर सेल है, कुछ सेल बेटे छोटे हैं। सो हो क्या रहा है कि कुछ सेल की लेंथ तो छोटी है, कुछ की लेंथ बेटे लंबी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ सेल छोटे हैं और कुछ सेल्स कैसे हैं बेटे? शाबाश, लेंथी हैं। इस तरह के जब मैं सेल की बात कर रहा हूं तो होगा क्या कि इसका बेटे यहां पर न्यूक्लियस है, इसका यहां पर न्यूक्लियस है, लेट अस से इसका न्यूक्लियस यहां पर, इसका यहां पर, इसका सेंटर में इधर, इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर आपको इनके न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। सो हम ये कह रहे हैं है तो ये सिंगल लेयर ही, देखिए बड़े ध्यान से, है तो ये सिंगल लेयर, लेकिन कुछ सेल बेटे टॉल है, कुछ सेल शॉर्ट है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उनका लेवल अलग अलग हो गया है। सो ये बेटे मल्टी लेयर्ड नहीं है, पर लग मल्टी लेयर्ड रहे हैं। इनको सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सो इस तरह के एपिथेलियम को सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, देखने में लग रहा है नहीं। इस वाले सेल में जो टॉल कोलमनार सेल है वो आपको सीलिएटेड दिखाई देंगे। सो यहां पर आप देखेंगे कि जो टॉल कोलमनार सेल्स हैं वो क्या है बेटे? शाबाश, सीलिएटेड है। सो टॉल कोलमनार सेल जो इस टिश्यू में आपको दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर क्या है? सीलिया। सो दिस बिकम्स सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ध्यान दीजिए मैंने इसका नाम कैसे रखा कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है, और ये आपको देखने को मिलता है बच्चे ट्रेकिया में। सो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ट्रेकिया में देखने को मिलता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसके बाद जो अगला एपिथेलियम आपने ध्यान देना है वो स्ट्रेटिफाइड है। लेकिन एक चीज और कर लेते हैं यहां पर, चलिए थोड़ी देर में देखेंगे। हमने ये कहा एक और जो है वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर होती हैं, और जो लोअर मोस्ट लेयर है उसके नीचे बेटे बेसमेंट मटेरियल होता है, और इनका नाम रखते हैं बेटे टॉप लेयर पे। सो टॉप लेयर पे अब इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने एक टिश्यू देखा, उसमें ये कोलमनार सेल है। सो सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसमें आपको कोलमनार सेल दिखाई दे रहा है। लेट अस मेक वन मोर कोलमनार सेल। इसकी लेयर, इसके ऊपर आपको क्यूबॉइडल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्यूबॉइडल दिखाई दे रहा है। देखिए शेप चेंज होती जा रही है, और इसके ऊपर आपको बेटे स्क्वैमस दिखाई दे रहा है। सो अब चक्कर ये है कि ये मल्टी लेयर्ड है, यहां पर
रिप्लेसमेंट मटेरियल होगा, इसका नाम क्या रखें? तो हम ये कह रहे हैं कि इसका नाम इस वाली लेयर पे रखा जाएगा, उन सेल की शेप पर रखा जाएगा जो टॉप मोस्ट लेयर में है। यस, अपर फर्स्ट लेयर, बिल्कुल। सो हमने ये कहा कि ये बेटे क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। सो दिस वुड बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो आपने पढ़ना है। इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में हो सकता है कि जो अपर मोस्ट लेयर है उनमें केराटिन डिपॉजिट हो जाए। सो केराटिन एक प्रोटीन है जो सेल को इम्परवियस बनाता है वाटर के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि केराटिन एक प्रोटीन है और ये बेटे वाटर टाइट कर देता है, इम्परवियस कर देता है किसी भी चीज को वाटर के लिए, और इसकी वजह से सेल मर जाते हैं। सो सबसे ऊपर वाली कुछ लेयर जो है वो बेटे क्या है, डेड सेल्स हैं, उनके अंदर क्या आ गया है, केराटिन हो गया है। तो हम इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहेंगे। सो इसको हमने क्या कहा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये पीरियोडिकली यहां से शेड होता रहेगा और लोअर वाले सेल्स एक्टिवली डिवाइड करके इसको रिप्लेस करते रहेंगे। इस तरह की चीज आपकी स्किन में आपको देखने को मिलती है। सो ये जो स्किन पार्ट आपको फ्रिक्शन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने आपसे क्या कहा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये भी हो सकता है कि यहां पर केराटिन ना हो, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। सो इसको हमने क्या कहा बेटे, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये आपको बेटे अंदर चीक म्यूकोजा में देखने को मिलेगा। सो ये आपको अंदर बक्कल म्यूकोजा भी कहते हैं, चीक म्यूकोजा में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो जगह है, ये जगह जो है, ये बेटे ये भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन ये हमने क्या कहा बेटे, नॉन केराटिनाइज्ड है। बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है ये कैसी है बेटे, केराटिनाइज्ड। ये अंदर की तरफ कैसी है बेटे, कवरिंग नॉन केराटिनाइज्ड है। अगर आप कोलमनार एपिथेलियम पे जाएं, तो मैंने जो आपको स्पेशल एक बताया था, अगर मैं एक और सेल यहां पर बनाऊं, ये इस तरह का कोलमनार सेल बना देता हूं, और ये सेल बेटे इसके अंदर खूब सारे सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, अपनी एनसीईआरटी देखिए, और ये सेल आपको बेटे इंटेस्टाइन, या बल्कि मुझे कहना चाहिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग में देखने को मिल रहा है, और ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है, कोलमनार मॉडिफाइड एपिथेलियम। सो आपको इंटेस्टाइन की लाइन में बीच बीच में इस तरह का सेल दिखाई दे रहा है। ये सिंगल लेयर बेटे ग्लैंड है, और ये जीआईटी में देखने को मिल रहा है, और ये सिक्रीट कर रहा है म्यूकस। इसको आप कहते हैं गॉबलेट सेल। आपकी एनसीईआरटी में जो साइड में जो फिगर्स बनी हुई है, ध्यान से देखिए। सो मैं यहां पर इसको दोबारा बना रहा हूं। मैं अब आपको बता रहा हूं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जिस एपिथेलियम की मैं बात कर रहा हूं, देखो बच्चे इधर देखो ध्यान से, मैंने एलिमेंट्री कैनाल का कट सेक्शन बनाया, ये ल्यूमन है, यहां पर एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, याद करिए, ठीक है बेटे, बिल्कुल क्लियर है। इसको म्यूकोजा कहा जाता है। इसके अंदर की जो लेयर है इसको सब म्यूकोजा कहा जाता है। ये लेयर बेटे सब म्यूकोजा है। इसके बाहर की जो लेयर है उसे मस्कुलैरिस कहते हैं, इस वाली लेयर को मस्कुलैरिस कहते हैं, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है बेटे उसको हम सेरोजा कहते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये आपको पढ़ा हुआ है आपने। अब इसको यहां से काट के खोल लीजिए। जब आप इसको खोल लेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा है, इसमें ये एपिथेलियम की लाइनिंग है, इसमें मैं कुछ स्पेशल सेल की बात कर रहा हूं। ये सेल बेटे कोलमनार है और ये प्याले जैसा देखने में लगता है। ये सेल बेटे ग्लैंड है, ये ग्लैंड बेटे यूनिसेलुलर है। ये पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में, पूरे के पूरे जीआईटी में आपको देखने को मिलेगा। और
ये सिक्रीट कर रहा है बेटे म्यूकस, इसको आपने क्या कहा, गॉबलेट सेल। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई बेटे? इसके अंदर आपको बहुत सारे सिक्रीटरी वेसिकल्स दिखाई देंगे, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ये बेटे गॉबलेट सेल है। एनसीईआरटी में जैसे ही फिगर में साइड में देखेंगे आपको ये डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द गॉबलेट सेल। एक और चीज समझिएगा बेटे, अगर ये बेटे म्यूकोजा है तो इसके नीचे ये सब म्यूकोजा है। आप में से बहुत से बच्चों को आज एक नई बात पता चलेगी, अच्छे से ध्यान देना बेटे इस बात को जो मैं समझाऊंगा, आप देखना बेटे कि क्या कंसेप्ट एक्चुअली है। क्या ये क्या है बेटे म्यूकोजा, इसकी लाइनिंग पर क्या है बेटे, शाबाश, ये एपिथेलियम है। बीच में हमने कहा कि यहां पर कुछ गॉबलेट सेल्स हैं और वो गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस, और इस तरह से लेयर बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो म्यूकोजा है कुछ जगह पर, देखिए बेटे ध्यान से, ये जो म्यूकोजा है कुछ जगह पर जाकर के लेट अस से कुछ जगह पर इस तरह से इंडेंट हो जाए सब म्यूकोजा में। सो देखिए एक और आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने म्यूकोजा बनाई है और इसके नीचे आपने बेटे सब म्यूकोजा बनाया है, तो क्यों ना ऐसा करें कि यहां पर इस जगह पर देखिए ध्यान से, कुछ जगह पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, किधर गया ये पेन, ये रहा, कि इट इंडेंट्स डीप इनटू दी सब म्यूकोजा इस तरह, और मैंने बेटे ये स्ट्रक्चर यहां बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेटे कुछ एपिथेलियम सेल आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी उम्मीद है आपके पास है, एक डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया है और इस स्ट्रक्चर को पहचानिए, इस तरह से मैंने इसको डिमार्केट कर दिया। ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, गड्ढा लग रहा है देखने में, और ये जो गड्ढे के लिए जो शब्द होता है बायोलॉजी में उसे कहते हैं क्रिप्ट्स, और ये है बेटे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। आपने बहुत नाम सुना होगा, ये है बेटे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। ये बेटे मॉडिफाइड एपिथेलियम है, इसमें कुछ तो बेटे क्या होंगे, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल होंगे और बाकी इंटेस्टाइनल एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, और ये इस तरह से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनता है। आपके एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको दो ग्लैंड बता दिए, एक गॉबलेट सेल कैसे सिंगल सेल बेटे किस तरह से ग्लैंड की तरह काम करता है, और दूसरा क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन किस तरह से एक ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना हुआ है। सो इस तरफ आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, इस तरफ आप देख रहे हैं बेटे मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये मॉडिफाइड एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज मॉडिफाइड एपिथेलियम। एडिनो शब्द बेटे ग्लैंड के लिए आता है, एडिनो, और इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी के लिए शब्द है, लेकिन पिट्यूटरी का वो लोब जो मॉडिफाइड एपिथेलियम से बना है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू से भरा हुआ है, उसे आप एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे। तो ये नाम इसलिए रखे गए हैं ताकि पूरे वर्ड में सबको एक ही चीज समझ में आए। और अब आप समझ गए कि एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब है हाइपोफिसिस का वो पार्ट जिसमें एपिथेलियम मॉडिफाई होकर के ग्लैंड बना रहा है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी, यस, इसी तरह से एक और भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, यस आई एग्री प्रेम, ये भी हो सकता है कि स्टमक और ड्यूडेनम में ये इस तरह से बेटे इंडेंट कर जाए, और ये अगर इंडेंट कर जाए तो ये स्टमक और ड्यूडेनम में, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तीसरी तरह के ग्लैंड हैं, ये डीप ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। सो अगर आप इंटेस्टाइन की वॉल में देखें तो ये गॉबलेट सेल है, ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन है, और ये बेटे डीप ट्यूबुलर ग्लैंड है। एब्सोल्युटली क्लियर। सो क्या मेरे को अब मैं ये मान सकता हूं कि ये जो एपिथेलियम है, ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेटे किसकी, एपिथेलियम, उसकी कनेक्टिव टिश्यू की। सो कनेक्टिव टिश्यू बेटे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा बेटे, मैंने कहा हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। अब आप ऐसे समझिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू, पहली पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से बनता है। सो आप यहां पर मेसोडर्मल बेटे क्या देखेंगे, टिश्यू देखेंगे, करीब करीब सारा कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से बनता है। दूसरी चीज बेटे,
एक और इस कंसेप्ट को ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो बेटे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी को कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं तो उसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब हो गया बेटे सेल, और मैट्रिक्स वो एनवायरनमेंट है जिसमें ये सेल पड़े हुए हैं। अब आप याद कीजिए, ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड में भी जैसे ही आपको पता चला कि कोई चीज कनेक्टिव टिश्यू है, इमीडिएटली अपने दिमाग में ये सोचिए कि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो अगर आप ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। और इसीलिए हमने कहा, और वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस में पड़े हैं बेटे, मैट्रिक्स में। और ब्लड को स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए हमने कहा क्योंकि उसमें जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, वाटरी है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। सो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर द सिंपल रीजन दैट द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज एक्चुअली फ्लूइड इन नेचर। वो बेटे पानी की तरह का है, इसलिए हमने उसे क्या कहा बच्चे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही एग्जामिनर आपसे यह पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में या तो आपसे पूछेगा सेल कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या आपसे पूछेगा इसकी मैट्रिक्स कैसी है। सो जैसे ही आपको यह बात समझ में आ गई तो आप जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो आपका भी ध्यान इसी पर होना चाहिए कि जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू देखें तो यह देखें कि इसमें सेल कौन सा है, और दूसरा ये देखिए कि इसका मैट्रिक्स कैसे है। जैसे मैं अब आपके सामने करने वाला हूं, तो मैंने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू को हम कई तरीके से बेटे डिवाइड कर सकते हैं। एक को हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक को हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल दूर दूर होंगे, मैट्रिक्स काफी ज्यादा होगा। सो ये जो मैट्रिक्स है, सो मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू में मैंने कहा ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, बीच में क्या पड़ा हुआ है बेटे, मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये बेटे मैट्रिक्स है। सो लेट अस मेक दिस थिंग क्लियर हियर। हमने कहा ये क्या पड़ा हुआ है बेटे, मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें बेटे एक चीज होगी, उसे हम कहेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। सो मैट्रिक्स में जो चीज होगी बेटे, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, और ये ग्राउंड सब्सटेंस बेटे इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं क्या होंगे, और इसमें बेटे कुछ क्या होंगे, कुछ होंगे व्हाट आर कॉल्ड एज दी फाइबर्स। सो यहां पर कुछ आपको क्या दिखाई देंगे बेटे, फाइबर्स। सो इस तरह का एक जनरल स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया। कनेक्टिव टिश्यू में आपको कुछ सेल देखने हैं, आपने देखना है मैट्रिक्स कैसा है, उस मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है, और फाइबर कौन कौन से हैं। सो मैंने ये कहा कि अगर बेटे ये बेटे मैट्रिक्स काफी ज्यादा है और सेल दूर दूर है, तो इस वाले कनेक्टिव टिश्यू को आप लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और इसी तरह से अगर बेटे पास पास है, अगर ये पास पास है तो आप इनको क्या कहेंगे बेटे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। सो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने ये कहा कि अगर दूर दूर है तो डेंस कहेंगे, और एक और तरह के हो जाएंगे जिन्हें आप कहेंगे स्पेशलाइज्ड। सो ध्यान दीजिए बेटे, बहुत आसान फ्लो चार्ट आपके लिए बना रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू को मैंने बेटे प्लेस करना शुरू किया अलग अलग कैटेगरीज में। मैं ये देख रहा हूं कि सेल कितने दूर है, इसकी वजह से मैंने दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू बनाए, एक जिनमें सेल काफी दूर दूर है, मैट्रिक्स काफी ज्यादा है, इनको मैंने कहा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा मैंने ये कहा कि इतना ज्यादा मैट्रिक्स नहीं है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और तीसरा मैंने कहा कुछ स्पेशलाइज्ड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मुझे दो पढ़ने हैं, अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए। एक को आप देखेंगे लिखा है एरियोलार, और दूसरा आप देखेंगे बेटे उसमें लिखा है एडिपोस। सो ये बेटे दो टिश्यूज आपने पढ़ने हैं। डेंस में बेटे फाइबर या तो रेगुलर हो सकते हैं, या तो रेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, अभी बनाएंगे डायग्राम, या बेटे इर्रेगुलर हो सकते हैं। और जो रेगुलर है बेटे, इसमें आप देखेंगे दो चीजें हो सकती हैं, एक हो गया बच्चे टेंडन, और एक हो गया बेटे लिगामेंट। अभी इनके बारे में बात करेंगे। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको स्किन में देखने को मिलेगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप तीन देखेंगे, एक को आपने कार्टिलेज कहा, दूसरे को आपने बोन कहा, और तीसरे को आपने ब्लड कहा। तो
तो आपके सामने अगर आप देखें तो 8 कनेक्टिव टिश्यू जो आपको पढ़ने हैं, एक क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू को मैंने बेसिकली कहा या तो लूज है, या क्या है बच्चे, डेंस है, या क्या है, स्पेशलाइज्ड है। लूज मैंने कहा दो तरह का है, एरियोलार और एडिपोस। डेंस में मैंने कहा या तो रेगुलर फाइबर्स हैं या इर्रेगुलर फाइबर्स हैं। रेगुलर फाइबर दो तरह के हो सकते हैं, एक टेंडन है, एक लिगामेंट है। इर्रेगुलर जो है बेटे वो स्किन में देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 जगह आप देख रहे हैं, कार्टिलेज में, बोन में और ब्लड में। आपके सामने बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि इसे याद करना बहुत आसान है। अब हम शुरू करते हैं एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू में मुझे ये पता है बेटे कि मेरी एनसीईआरटी में एक बड़ा शानदार डायग्राम बना हुआ है। एरियोलार टिश्यू में मैं सबसे पहले वो सेल बना लेता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। अब अगर आप डायग्राम देखें एनसीईआरटी का, अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो आप इधर एक मिनट बेटे, आप ये देखेंगे बीच में एक ऐसे इर्रेगुलर सेल आपकी एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। इस सेल को फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये मेन सेल है बेटे, ये मेन सेल है। ये फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोब्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेटे कुछ फाइबर सिक्रीट करता है, और ये फाइबर या तो कोलेजन होंगे या बेटे क्या होंगे, इलास्टिन। सो ये बेटे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को सिक्रीट कर रहा है, जो कि यहाँ मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। सो अगर आप डायग्राम देखें तो आप ये देखेंगे कि मैट्रिक्स में आपके ये सारे के सारे फाइबर इस तरह से पड़े हुए हैं। ये आपने ये कहा कि फाइबर कोलेजन और इलास्टिन है। ग्राउंड सब्सटेंस में बेटे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा। इस सेल को आपने ये कहा कि ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। क्या इसके अलावा कोई और सेल भी होते हैं? सो अगर आप एरियोलार टिश्यू में देखें तो आपकी एनसीईआरटी आप ध्यान दें तो एक सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसे मास्ट सेल कहते हैं। सो ये जो मास्ट सेल है ये 3 स्टार क्वेश्चन है। टिश्यू में बेटे मास्ट सेल वो है जो हिस्टामिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, हेपेरिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन वगैरह भी करता है, लेकिन आप इन दो को याद रखिए। हिस्टामिन एक वेजो डायलेटर है और हिस्टामिन जो है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। सो एरियोलार टिश्यू में हमने ये कहा कि ये बेटे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल देखा, और इस सेल को हमने कहा ये मास्ट सेल है। और जो मास्ट सेल है इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिखाई देगा, एक और जो सेल आपको यहां पर दिखाई देगा, दैट सेल वुड बी अ लार्ज सेल। इट इज अ मॉडिफाइड मोनोसाइट। इस सेल को हम कहते हैं मैक्रोफेज, इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। ये सेल क्या है बेटे, फैगोसाइटिक है। और ये एरियोलार टिश्यू इसीलिए स्किन के बीनीथ रख दीजिए, पूरा का पूरा बेटे स्किन के नीचे रख दीजिए। इसको आप पैकिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गन्स। और ये बेसिकली बेटे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ओवरलाइंग एपिथेलियम को, बहुत वास्कुलर होगा, यहां से बेटे सारी सप्लाई जा रही है। ये एरियोलार टिश्यू है। और एक और चीज देखते हैं बेटे, एक और चीज समझ लीजिए यहां पर, अगर मान लीजिए फाइब्रोब्लास्ट का नंबर कम हो जाए, सो फाइब्रोब्लास्ट है, देखो बच्चे ध्यान से समझना, फाइब्रोब्लास्ट है पर फ्यूअर, इससे कम है। लेकिन जो मेन सेल है, अब हम ये देखेंगे, जो मेन सेल है, अपनी एनसीईआरटी उठाइए, बड़े बड़े सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको एडिपोसाइट कहते हैं। सो ये जो सेल आपको देखने को मिल रहा है एडिपोसाइट, और इस एडिपोसाइट में बेटे फैट स्टोर हो रहा है। सो इस एडिपोसाइट में हमने ये कहा क्या स्टोर हो रहा है बच्चे, यहां पर फैट स्टोर हो रहा है। और फैट स्टोर होने की वजह से हुआ क्या है कि ये जो पूरा बीच का एरिया है, ये जो पूरा बीच का एरिया है, इसमें फैट स्टोर हो गया है। ये एडिपोसाइट अपनी वॉल्यूम का 90% तक फैट को स्टोर कर सकता है, और इसकी वजह से इतना फैट स्टोरेज हो गया है बच्चे, ध्यान दीजिए आपकी एनसीईआरटी पे कि इसका न्यूक्लियस देखिए उस टिश्यू में, ये न्यूक्लियस बिल्कुल पेरिफ्री में चला गया है।
ये जो सेल है बेटे, ये जो सेल है ये एडिपोसाइट है। इस सेल को हमने क्या कहा, ये एडिपोसाइट है। ये अपनी वॉल्यूम का करीब करीब 90% फैट को स्टोर कर सकता है, और यहां पर फाइब्रोब्लास्ट कम होंगे, और ये फैट स्टोर कर रहा है। ये भी स्किन के नीचे होगा, किडनी के चारों तरफ होगा। यहां पर बेटे सब जगह ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। यहां पर बेटे एक इंसुलेटिंग लेयर भी बनाता है, थर्मो रेगुलेशन का भी काम कर सकता है, फैट को स्टोर करता है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए। और एडिपोज टिश्यू इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल। सो ये जो दूसरा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना है, ये एडिपोज टिश्यू है। दिस इज द एडिपोज टिश्यू। सो हमने दोनों बेटे लूज कनेक्टिव टिश्यू, उस तरफ स्लाइड पे एरियोलार है, इस तरफ हमने कहा बेटे एडिपोज है। आप देखिए जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि इसमें सेल कौन सा है, फिर ये देखिए कि इसका मैट्रिक्स कैसा है, और कोई खास चीज है सेल के बारे में तो वो याद करने की कोशिश करिए। सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। आगे चलते हैं बेटे, आगे चलते हैं। तो अब मैंने ये कहा कि मेरे पास एक टिश्यू है, इसकी मैंने स्लाइड बनाई। ध्यान देना बच्चे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते जाइए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत ज़्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अब हमने कहा यहाँ पर आपने बीच में फाइब्रोब्लास्ट डाल दिए। ये बेटे छोटे छोटे फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये छोटे छोटे फाइब्रोब्लास्ट आपने डाल दिए, और इन फाइब्रोब्लास्ट के अलावा लेट अस से ये फाइब्रोब्लास्ट है। और आपने करा क्या कि यहाँ पर आपने जो बीच में फाइबर्स डाले हैं बेटे, जो फाइबर्स डाले हैं, सो लेट अस मेक द फाइबर्स इन दिस कलर। ये जो फाइबर्स डाले हैं, इनके बंडल्स जो हैं वो बेटे उनका ओरिएंटेशन रेगुलर है। नाउ ट्राई टू सी, मैं ये क्या बना रहा हूँ बेटे कि ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रेगुलर बंडल्स में हैं, और क्योंकि अब की बार ये टिश्यू कैसा है बेटे, डेंस है। एक तो डेंस है, दूसरा बेटे इसमें जो फाइबर्स हैं वो रेगुलरली पेस्ड है। देखिए फिर आपकी एनसीईआरटी का, इसको हम कहेंगे डेंस और रेगुलर, और ये दो जगह देखने को मिलता है, टेंडन में और लिगामेंट में। और यहाँ से बेटे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन अ 3 स्टार क्वेश्चन। हम ये कह रहे हैं कि टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन, सो टेंडन कनेक्ट करता है बेटे मसल टू बोन, और लिगामेंट कनेक्ट करता है बेटे बोन टू बोन जनरली। सो लिगामेंट शब्द कई बार अलग अलग जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इस चैप्टर में लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू की आप बात कर रहे हैं, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। रेगुलर इसलिए कहा क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं उनकी ओरिएंटेशन बहुत रेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई दे रही है, और यहां पर लिगामेंट बेटे बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप देखें, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह की चीज बन जाए। सो हमने ये कहा कि मान लीजिए मैं एक कट सेक्शन बना रहा हूं, और इस कट सेक्शन में मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं बेटे, फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने फाइब्रोब्लास्ट बना दिए, दीज आर इररेगुलर टाइप ऑफ सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट है। अब मैंने क्या बनाया बेटे, अब मैंने बेटे इसको लेट अस टेक दिस लाइक दिस। ये बेटे अब मैंने ये क्या करा, देख रहे हैं आप, दोनों में अंतर देख रहे हैं बेटे। यहां पर मैंने ये कहा कि ये बहुत इररेगुलर है, तो मैंने इस वाले टिश्यू को कहा बेटे डेंस, और क्या कहा बच्चे, इररेगुलर कहा। और ये मैंने कहा कहाँ मिलेगा, स्किन में देखने को मिलेगा। आपके सामने डेंस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की 2 वैरायटीज। एनसीईआरटी एक देखते जाइए बेटे, कितना आसान मैंने इसको कहा। आप थोड़ा सा बस बैठ के अपना एक सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल फोकस रखिए, एंड ट्राई टू सी वेदर इट इज मेकिंग सम सेंस और नॉट। रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने बेटे दोनों डेंस टिश्यू। अब हमने ये कहा कि जब हमारे सामने ये बात आ गई, तो अब देखिए बेटे, अब मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे पास कुछ स्पेशलाइज्ड है, कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मेरे सामने 3 है। मैंने ये कहा सबसे पहले तो मैं ले लूंगा कार्टिलेज, कार्टिलेज में जो मेन सेल है वो कॉन्ड्रोसाइट होता है बेटे, कॉन्ड्रोसाइट होता है। और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें एक प्रोटीन होगा
जिसे आप क्या कहेंगे बेटे, कॉन्ड्रिन। सो मैं टाइप ऑफ कार्टिलेज नहीं बताऊंगा, मैं केवल कार्टिलेज के बारे में आपको जो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ड्रोसाइट बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं बेटे, कॉन्ड्रिन। और ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे बेटे, शाबाश, फाइबर्स होंगे। तो मैं अगर एक स्लाइड बनाऊं तो मुझे यह दिखाई देगा कि सबसे पहले तो मुझे बेटे कॉन्ड्रोसाइट्स को प्लेस करना है। सो ये जनरली आपको पेयर में इस तरह से सेल दिखाई देंगे। ये जो मैं सेल बना रहा हूं बेटे, ये कॉन्ड्रोसाइट है। दे विल बी एनक्लोज्ड इन अ स्पेस, इनके चारों तरफ आपको स्पेस दिखाई देगी। और अब जो है बेटे, इसमें मैं क्या बनाऊंगा, फाइबर्स बनाऊंगा। और उन फाइबर्स की वजह से इनका नाम अलग अलग पड़ेगा। एनसीईआरटी पुरानी से भी हट चुका है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे कि कौन सी इलास्टिक है, कौन सी हाईलाइन है, कौन सी फाइब्रस है। लेकिन मोटे तौर पे हमें ये पता चल गया कि कार्टिलेज किस तरह की होती है। अगर आप 720 की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आपको एक होमवर्क देने की बात करूंगा कि प्लीज ट्राई टू सी कि टिप ऑफ नोज पर कौन सी कार्टिलेज होती है। सो दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क ये है कि बिल्कुल टिप ऑफ द नोज पर कौन सी कार्टिलेज होती है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आया, वैसे तो आएगा नहीं, तो इसको आपने एक बार ध्यान रखना है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि टिप ऑफ द नोज पर किस तरह से कौन सी कार्टिलेज देखने को मिलती है। अलबत्ता मुझे ये समझ में आ गया कि कार्टिलेज है कैसा। और जैसे ही मैं बेटे बोन पे जाऊंगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे ये पता होना चाहिए कि बोन का मेन सेल कौन सा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि बोन का मेन सेल कौन सा है। सो बोन का जो मेन सेल है बेटे, वो ऑस्टियोसाइट है। तो यहाँ कॉन्ड्रोसाइट है, यहाँ ऑस्टियोसाइट है। बोन में जो मेन प्रोटीन होगा वो बेटे ओसीन है। अब मैं आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम बेटे आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले बीच में एक कैनाल छोड़ दीजिए। सो मैं एक एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बीच में आप एक कैनाल छोड़ दीजिए, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी। इसको बोन की इस स्ट्रक्चर को मत छेड़िए। अब इसके चारों तरफ लेयर्स में डिपॉजिट करनी है बोन की लेयर को। सो कहने का मतलब यह हुआ कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ आपको कंसेंट्रिक लेयर्स, लैमिले को डिपॉजिट करना है। अब आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, आपने सबसे पहले क्या किया, यहां पर कोलेजन को डिपॉजिट किया। सो इसके चारों तरफ आपने एक लेयर डिपॉजिट करी और उस लेयर में आपने कोलेजन डिपॉजिट कर दिया। सो यहां पर कोलेजन डिपॉजिट कर दिया और इसके ऊपर ला करके कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया। सो यहां पर इसके ऊपर जाकर के क्या डिपॉजिट कर दिया बेटे, कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से बोन की एक लेयर बन गई। अब आपने इसके बाद एक और दूसरी लेयर को डिपॉजिट किया। सो इसके चारों तरफ एक और कंसेंट्रिक लेयर, जिसमें पहले आपने कोलेजन डिपॉजिट किया और बाद में बेटे आपने इसमें भी क्या डिपॉजिट कर दिया, आपने ये कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया। और जो दो लेयर्स हैं इसके बीच में यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आपके ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स है, दे आर आल्सो एनक्लोज्ड इन अ स्पेस। इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर में आपकी बोन डिपॉजिट होती चली जाती है। अगर आप इसका कट सेक्शन देखें जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक ये इस तरह की कैनाल है, इसके चारों तरफ बेटे इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उम्मीद है एनसीईआरटी आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा है ऑस्टियन। ये कंसेंट्रिक लैमिले है और यहां पर लैमिले में बीच में आप क्या देखेंगे कि यहां पर बेटे क्या है, ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो एक स्पेस में बेटे एनक्लोज्ड है, इनके चारों तरफ एक स्पेस है, वो आपको दिखाई देगी। इस तरह से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती हैं और इस स्ट्रक्चर को ऑस्टियन कहा जाता है। ये मिलकर के बेटे कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। और अगर मैं इस डायग्राम को और थोड़ा सा कंपेयर कर दूं तो ये एक ऑस्टियन है, ये एक और ऑस्टियन है, आपको समझ में आ गया। इसकी भी सेंट्रल कैनाल होगी और उस कैनाल में हम देखेंगे ब्लड वेसल होगा। तो कई बारी आप क्या देखेंगे कि ये भी आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं।
अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तो इसको हैवर्सियन कैनाल कहते हैं, इसको हैवर्सियन कैनाल कहते हैं, इसको बेटे वोक्समैन कैनाल कहते हैं, इसको वोक्समैन कैनाल कहते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ऑस्टियन कहा जाता है। जो मेन सेल है इसको ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होगा उसे ओसीन कहा जाएगा। और ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चे? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? मेरे सामने बेटे मुझे ये समझ में आ गया कि एक कार्टिलेज है, एक बोन है, और ये जो बोन और कार्टिलेज को मैंने इस पेज पे इसलिए बनाया है क्योंकि कंपैरेबल है दोनों का स्ट्रक्चर। और आप देखिए कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। ये बहुत अच्छे से अब मुझे कनेक्टिव टिश्यू की बात समझ में आ गई है। तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड है। क्योंकि ब्लड बेटे मुझे एक और चैप्टर में भी पढ़ना है तो मैं यहां पर थोड़ा सा आउटलाइन देता चला जा रहा हूं। मैंने ये कहा कि ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ये बेटे आपको पता है टोटल 45% ऑफ द ब्लड है। और इसमें जो बेटे मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स फ्लूइड है, और वो फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये बेटे 55% है। मेरे सामने बेटे बहुत आसानी से आपके सामने देखिए, मैं केवल फ्लो चार्ट बनाए जा रहा हूं, आपने सब पढ़ा हुआ, आप रिवाइज करते रहिए। 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में करीब 92% वाटर होता है, करीब 7% प्रोटीन्स होते हैं, करीब 7% प्रोटीन्स होते हैं, और करीब 1% बाकी सारी चीजें होती हैं। बाकी सारी चीजों में जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम, पोटाशियम, वो सारा 1% होता है। प्रोटीन में आपको पता है 3 मेजर प्रोटीन है। एक को आप कहते हैं एल्बुमिन, एक को आपने क्या कहा एल्बुमिन्स, दूसरे को आपने कहा ग्लोब्युलिन्स, और तीसरे को आपने कहा बेटे फिब्रिनोजन, आपने कहा फिब्रिनोजन। अब हमें यह पता है कि सबसे ज्यादा कॉमन एल्बुमिन है 7%, में से सबसे ज्यादा ये है, 4% तो यही है, 2% ग्लोबुलिन है और 1% फिब्रिनोजन है। तीसरी चीज, ये जो एल्बुमिन है मुझे पता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ग्लोबुलिन मुझे पता है एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और जो गामा ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडी है। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी कहते हैं, इसीलिए इनका फंक्शन बेटे इम्यूनिटी में है। और ये इन्वॉल्व है बेटे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, और क्लॉटिंग ऑफ अगर ब्लड होगा तो दिस वुड बी प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। इसकी वजह से ब्लड लॉस बेटे प्रिवेंट होगा। मैंने एक छोटी सी स्लाइड में आपके सामने प्लाज्मा का कंपोजिशन आपको बताया। आप ध्यान दीजिए, पूरे ब्लड का प्लाज्मा करीब 55% होता है। प्लाज्मा का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट बेटे वाटर है, वाटर करीब 92% है, 92। प्रोटीन बेटे करीब 7% है, 1% बाकी सारी चीजें हैं। प्रोटीन में हमने कहा कि 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें सबसे ज्यादा एल्बुमिन है, दूसरा ग्लोबुलिन है, तीसरा फिब्रिनोजन है। एल्बुमिन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ग्लोबुलिन हमने ये कहा या तो ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे आयरन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आयरन तैर के नहीं जाएगी, उसको कोई प्रोटीन उठा करके ले जाएगा। और ग्लोबुलिन में भी जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही एंटीबॉडी भी कहा जाता है। और एंटीबॉडी का मकसद बेटे बॉडी में जो बीमारी करने वाली चीजें हैं उनके खिलाफ लड़ाई की ताकत पैदा करना है, जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इस्तेमाल होता है, और इसकी वजह से अगर ब्लड क्लॉट होगा तो चोट लगेगी तो ब्लड का लॉस कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे ये लिख दिया कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये कहे कि इसकी वजह से होता क्या है, तो आप प्रिवेंट करते हैं बेटे ब्लड लॉस को। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। हम फिर बेटे जब कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ गया कि कनेक्टिव टिश्यू को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो इधर देखते हैं बेटे, इस तरफ देखते हैं।
सो जब हमने इस तरफ की बात करी, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, तो मुझे पता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 हैं। एक को आपने कहा आरबीसीज, आरबीसीज बेटे 5 मिलियन पर mm क्यूब, सो 5 मिलियन आरबीसीज पर mm क्यूब, ये मोस्ट कॉमन सेल है आपकी बॉडी का। इसके बारे में बेटे मैं आपको काफी डिटेल में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बात करूंगा, वहां फिर प्लाज्मा नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा आरबीसी से शुरू करूंगा। अभी काउंट के बारे में याद रखिए, आपने कहा करीब 5 मिलियन, 50 लाख आरबीसी 1 mm क्यूब ब्लड में। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बेटे, 2 मिनट बेटे अपनी कुर्सी पे पीछे होइए और सोचिए सर कह क्या रहे हैं। आपके 1 mm क्यूब में 50 लाख आरबीसी है और आपके पास 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड में बेटे अगर मैं 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 ट्रिलियन आरबीसी हो गए। एक शब्द होता है मिलियन, उसके ऊपर होता है बेटे बिलियन, और बिलियन के ऊपर होता है बेटे ट्रिलियन। सो 25 ट्रिलियन से ज्यादा आरबीसी है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है। इसका मतलब यह हुआ कि जब से क्लास शुरू हुई है तब से अब तक आपकी बॉडी में, बोन मैरो में लाखों आरबीसी ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन विच इज कॉल्ड एज द ह्यूमन बॉडी। क्या यह बात समझ में आ रही है कि कितनी जबरदस्त सेल एक्टिविटी हो रही है? आप एक बात याद रखना बेटे, हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूं, मतलब आई एम अमेज्ड बाय द टैलेंट, आप लोगों के टैलेंट में, है ना बेटे। मेरा काम केवल बेटे गाइड है। आई एम ओनली ए गाइड। सो मेरा आपका जो सिलेक्शन है उसमें मेरा रोल, अगर मैं बहुत ज्यादा अपना रोल भी करके चलूं तो 20% होगा, 80% बेटे आपका खुद का रोल है। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं बेटे, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। मेरा रोल बेसिकली ये है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और आपको एक बार याद दिला दूं कि बेटे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, और आपको बेटे मेंटली प्रिपेयर्ड करूं कि अगर एग्जाम में कुछ पढ़ा हुआ नहीं आया तो एग्जाम छोड़ के भागेंगे या उसे भी करेंगे किसी तरह से। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। इट इज नॉट नेसेसरी कि दुनिया में सारे काम हमारे हिसाब से होंगे, और हम ये कह रहे हैं बेटे कि हमारा टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जाम में कुछ इधर उधर भी आ गया तो हम बेटे तैयार हों उसको झेलने के लिए। हम जिस दिन बाद में डॉक्टर बनने के बाद में इमरजेंसी रूम में खड़े हों तो हमें डर ये ना लग रहा हो कि क्या मरीज आएगा, एंड वी शुड बी देयर रेडी, एंड वॉट एवर कम्स बेटे वी शुड बी रेडी। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सो क्या ये बात हमें समझ में आ गई बेटे? पहले तो आरबीसी के काउंट के बारे में मैं ये बताया आपको। जस्ट ट्राई टू इमेजिन बेटे, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन दैट इज गोइंग ऑन। दूसरी चीज हमने ये कहा कि यहां पर जो एक और सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल बेटे व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स बेटे 4000 से लेकर के 10,000 पर mm क्यूब। मुझे पता है शायद एनसीईआरटी 6 से 8,000 लिख रही है आपको एनसीईआरटी की फिगर, लेकिन उसके बीच में ही आएगी एनसीईआरटी की फिगर भी। 4000 से 10,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी काउंट है। डब्ल्यूबीसी बेटे 2 तरह के होते हैं, एक को ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, एक को ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स बेटे 3 तरह के हैं, एक को न्यूट्रोफिल कहते हैं, याद करिए, एक को इओसिनोफिल कहते हैं, एक को बेसोफिल कहते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी का 60% के करीब न्यूट्रोफिल होता है। बेसोफिल सबसे कम है बेटे, लेस देन 1% होता है। ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह के हैं, एक को आप लिम्फोसाइट, एक को आप मोनोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट 2 तरह के हैं, एक को टी सेल कहते हैं, एक को बी सेल कहते हैं। इससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी आती है, इससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है। मोनोसाइट कन्वर्ट होता है बेटे मैक्रोफेज में, याद आ रहा है एरियोलार टिश्यू में मैक्रोफेज, और ये फैगोसाइटिक है। ये क्या है बेटे? फैगोसाइटिक है। लिम्फोसाइट करीब 30% है, लिम्फोसाइट करीब 30% है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। ये कुछ मैंने बेटे कैरेक्टर्स बताए व्हाइट ब्लड सेल के। जो तीसरा सेल है यहां पर वो है प्लेटलेट्स। सो जो तीसरे सेल हैं बेटे प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है, एक सेल होता है बेटे, इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। एक सेल है, इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट डब्ल्यूबीसी सीरीज का सेल है। ये सेल आपको बोन मैरो में देखने को मिलेगा। इस सेल की फ्रेगमेंट से, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, इसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट्स को आप और क्या कहते हैं बेटे?
प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये 1,50,000 से 4,50,000 के करीब आपकी पर mm क्यूब ऑब्वियसली बात हो रही है, ये आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने यहां पर आपको दिया, क्योंकि अब हमें यह पता लग गया कि ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू कहा क्यों। हमें यह समझ में आ गया कि इसमें भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मैट्रिक्स में पड़ा है, ये भी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बना है। और देखिए इसके कितने वेरिड फंक्शन है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो अगर मैं एक बार आपको दोबारा ये सारी स्लाइड दिखाऊं, आज मैंने मिटाई नहीं है, सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हमने ये कहा कि अगर कोई चीज कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेल होंगे, और ये सेल जो है एक मैट्रिक्स में पड़े होंगे। मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ग्राउंड सब्सटेंस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा। कनेक्टिव टिश्यू को आप लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं। लूज में एरियोलार एडिपोस आएगा, डेंस में रेगुलर, इररेगुलर होगा। डेंस वुड बी टेंडन एंड लिगामेंट, इररेगुलर आपको स्किन में देखने को मिलेगा। स्पेशलाइज्ड में आपने कहा कार्टिलेज, बोन और ब्लड होगा। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपके सामने लूज कनेक्टिव टिश्यू, दो बहुत कॉमन लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक एरियोलार और एक एडिपोज टिश्यू है। एरियोलार टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट देखिए, एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट देखिए, फैट स्टोरेज समझिए, और ये न्यूक्लियस बिल्कुल कोने में चला गया है। अब आपके सामने ये जो डेंस है इसमें फाइबर्स एक में रेगुलर है, एक में इररेगुलर है। जो रेगुलर है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट है। डेंस इररेगुलर आपको स्किन में देखने को मिल रहा है। आप और आगे जाएंगे तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। कार्टिलेज में मेन सेल कौन सा है और जो मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन कौन सा है, फाइबर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। और इस वाले स्ट्रक्चर को, एक शब्द मुझे जो भूल गया था वो मैं लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं बेटे ऑस्टियन। इस एक चीज को, यूनिट को क्या कहते हैं? ऑस्टियन। तो एक ऑस्टियन ये है, एक ऑस्टियन ये है। बहुत सारे ऑस्टियन मिलकर के क्या बनाएंगे बेटे? कॉम्पैक्ट बोन बनाएंगे। ये कट सेक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये आपके सामने मैंने ये कहा बेटे क्या है? ब्लड है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आई होप यू आर एंजॉइंग मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। उसका भी एक मैं बहुत बढ़िया टेस्ट प्लान कर रहा हूँ मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। एक बहुत बढ़िया बेटे टेस्ट मैं प्लान कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी आई विल अनाउंस यू। उस टेस्ट को ज़रूर करिएगा। उस टेस्ट के जितने भी मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वो ज़रूर देखिएगा। उस टेस्ट में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार क्वेश्चन को भर दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से हर टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट करेंगे बेटे, और वो टेस्ट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। सो मैं जब टेस्ट आपको दे दूंगा तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करना भूल मत जाना। तो ना भूलने देने के लिए मैं लाइव बेटे आप बच्चों के साथ में उस टेस्ट को डिस्कस करूंगा, वो जरूर करना है। सो टेस्ट फिर भी चाहे बाद में कर लेना, लेकिन डिस्कशन जरूर देख लेना कि किस तरह से, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। सो मैं बेटे जो अगला टिश्यू आपको पढ़ा रहा हूं, वो मसल से पहले न्यूरल पढ़ा रहा हूं। सो मसल से पहले न्यूरल पढ़ा रहा हूं। सो न्यूरल टिश्यू जो है बेटे एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनता है, और सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है ऑर्गन हार्ट है बेटे। सबसे पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट बनता है, आपने पढ़ा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मैं टिश्यू की बात कर रहा हूं। टिश्यू बेटे कौन सा है? बेटे न्यूरल टिश्यू है। और ये जो न्यूरल टिश्यू है इसमें जो फंक्शनल सेल है वो न्यूरॉन है, लेकिन न्यूरॉन फंक्शनल सेल है क्योंकि ये देखिए मैंने क्या लिखा बेटे, ये इसका फंक्शनल सेल है इन दी सेंस कि ये बेटे इंपल्स को जनरेट कर सकता है, इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। ये सेल एक्साइटेबल है। ये सेल क्या है बेटे? एक्साइटेबल है। ना केवल एक्साइटेबल है बल्कि बेटे कुछ केसेस में ये सेल्फ एक्साइटेबल भी है। और ऐसा इसलिए है कि मैं आपको न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है। इस सेल की, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके जस्ट बाहर बेटे एक्सेस ऑफ कैटायन इकट्ठा हो जाता है। नेट चार्ज बेटे थोड़ा
पॉजिटिव आता है, जस्ट इनसाइड एनायन इकट्ठा हो जाता है, ऐसी मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड कहते हैं। ध्यान दे दीजिए, ये एक्साइटेबल या सेल्फ एक्साइटेबल इसलिए है ताकि बेटे हम ये कह रहे हैं कि इसको डिस्टर्ब करके इंपल्स को कंडक्ट किया जा सके। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये कहा ये न्यूरॉन है, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे न्यूरल टिश्यू में। इन सपोर्टिंग सेल्स को न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। सो न्यूरोग्लायल सेल्स को आप ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। और देखिए बेटे, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता तो ब्रेन कैंसर फिर भी हो जाता है। सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसकी वजह ये है कि ये वाले सेल भी बेटे न्यूरल टिश्यू में है, और इन सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड, उसकी वजह से जो ब्रेन कैंसर है होता है। न्यूरॉन तो हमें पता है बेटे डिवाइड नहीं करता। सो जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता तो ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो हमने कहा दूसरे सेल तो हैं, और जो 3 सेल आपको याद रखने हैं बेटे, यहां पर न्यूरोग्लायल सेल में एक तो आपको याद रखना है बेटे ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल ये आपने पढ़ा हुआ है बेटे, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। और दूसरा बेटे आपको करना है, दूसरा जो आपको सेल देखना है वो है बेटे एस्ट्रोसाइट। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन याद रखिएगा ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। और जो तीसरा सेल है बेटे माइक्रोग्लाया। सो माइक्रोग्लाया बेटे फैगोसाइटिक है। सो हो सके तो इसको आप इन 3 सेल को याद रखना। न्यूरॉन के अलावा जो सेल है वो बेटे 50% के करीब सेल होते हैं, तो न्यूरॉन से कम नहीं है। इनका इंपॉर्टेंस बेटे ऐसा है कि ये फंक्शन तो वो वाला फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे फंक्शन एक्चुअली न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लायल सेल करते हैं। अब मैं जो न्यूरॉन आपके सामने बना रहा हूं वो न्यूरॉन बेटे मल्टीपोलर है। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन इज द मोस्ट कॉमन न्यूरॉन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो आपकी बॉडी में जो मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर है। देखिए, मैं इसीलिए आपको टिश्यू पढ़ा रहा था। आप समझ गए होंगे कि जिस टाइम पर मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे जाऊंगा तो मुझे दोबारा न्यूरॉन पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहीं पर बेटे न्यूरॉन पढ़ के जा रहा हूं। न्यूरॉन दिया हुआ है, पूरा का पूरा मसल पे चैप्टर दिया हुआ है। सो मसल और न्यूरॉन तो वैसे भी आपको पढ़ना था। ब्लड के बारे में पूरा बेटे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में दिया हुआ है। एपिथेलियम कौन सा कहां प्रेजेंट होता है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इसीलिए हमने आपसे ये कहा था कि आप टिश्यू पढ़िएगा जरूर, एंड राइटली बेटे एनटीए के सिलेबस में ये है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि मैं अब बेटे एक मल्टीपोलर न्यूरॉन बना रहा हूं। इसकी सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। शब्द याद रखिएगा, मैं बेटे इन एक्सटेंशंस को प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कह रहा हूं। ये छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। प्रोटोप्लाज्म शब्द याद रखना है। एक बेटे एक्सटेंशन प्रोटोप्लाज्मिक बहुत लंबा है। इस तरह के न्यूरॉन को आप मल्टीपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं, क्योंकि एक ही सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इस वाले पार्ट को आपने कहा सेल बॉडी। सेल बॉडी को आप कहते हैं बेटे साइटोन। सेल बॉडी को एक और नाम से बुला सकते हैं सोमा, और एक और नाम रख सकते हैं पेरिकैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो चलिए यहां पर मैं न्यूक्लियस बना देता हूं। ये जो छोटे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। सो स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ग्रेन्यूल्स एक तो आपको साइटोन में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको डेंड्राइट में देखने को भी मिलेगा, एक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो बेटे ग्रेन्यूल्स हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं जो कि अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इनका काम इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस है। ये मैंने आपसे कहा ये यहां भी है और यहां भी है। इनको आप सबको नाम पता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। सो निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये मैंने आपसे क्या कहा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, राइबोसोम्स हैं जो कि अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब मैंने ये कहा कि ये जो एक्सॉन है इसकी मेम्ब्रेन को, ध्यान देना बेटे, ये जो एक्सॉन है इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाएगा।
सो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाता है। यही वो मेम्ब्रेन है जिसको मैं कह रहा हूं जो पोलराइज्ड आपको देखने को मिलेगी, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव होगा बेटे। दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये पार्ट क्या हो गया बेटे, एक्सॉन हो गया। इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या कहा बेटे, एक्सोलेमा। और ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनल नर्व एंडिंग्स है। इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा बेटे, टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये जो एक्सॉन है ये आपको ऐसे दिखाई देगा, इट इज बेटे इन्वेस्टेड बाय अ लेयर ऑफ सेल एंड दिस लेयर दिस सेल इसकी ये लेयर कंटिन्यूअस सी होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं बेटे श्वान सेल। सो हमने क्या कहा बेटे, श्वान सेल। तो श्वान सेल के बारे में मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने कहा कि इनकी जो लेयर है वो एक कंटिन्यूअस टाइप की लेयर है। ये केवल बेटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल की जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट देखने को मिलेगा। सो श्वान सेल की जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने कहा बेटे क्या देखने को मिल रहा है, श्वान सेल देखने को मिल रहा है। और इसकी कंटिन्यूअस लेयर को ध्यान देना बेटे, यहां गलती मत करना, इसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं, न्यूरो या न्यूरीलेमा। सो दिस इज अ न्यू टर्म प्रोबेबली फॉर मेनी ऑफ यू। ज्यादातर जने बच्चे ये समझ लीजिए कि मैं श्वान सेल की लेयर को माइलिन शीथ नहीं कह रहा हूं। अगेन एनफोर्सिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन उस एनसीईआरटी को उलट पलट करके हर तरह से पढ़ लेना चाहिए। सो ये जो श्वान सेल है इस वाली टर्म पे नजर डालिए। ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात आपके दिमाग में आ रही हो, पर मेरी बात मान लेना कि श्वान सेल की लेयर को न्यूरोलेमा कहते हैं, श्वान सेल की लेयर को माइलिन शीथ नहीं कहते। कुछ केसेस में बेटे, कुछ केसेस में आप ये देखेंगे कि ये जो श्वान सेल है ये एक डिसकंटिन्यूअस लिपिड की लेयर सिंथेसाइज करेंगे। ये जो लिपिड की लेयर ये जो सिंथेसाइज कर रहे हैं इसको बेटे माइलिन शीथ कहते हैं। सो माइलिन शीथ और न्यूरीलेमा में अंतर देख लीजिए। न्यूरीलेमा बेटे बेसिकली श्वान सेल का खुद का बेटे जो लेयर है उसको न्यूरोलेमा कहते हैं। अगर ये सिक्रीट करते हैं लिपिड की एक इंसुलेटिंग लेयर तब आप इसे माइलिन शीथ कहते हैं। इसमें ये लेयर बेटे डिसकंटिन्यूअस है, जैसा आप देख सकते हैं बीच में डिसकंटिन्यूटी है, और इस जगह को हम कहते हैं बेटे नोड्स ऑफ रेनवियर। इन जगह को हमने क्या कहा, नोड्स ऑफ रेनवियर। और इस तरह के न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं बेटे उसमें श्वान सेल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, और उसने माइलिन शीथ भी किया है। लेकिन एक और लेयर होगा, एक और तरह का न्यूरॉन होगा, ध्यान देना बेटे, जिसे आप अनमाइलिनेटेड कहेंगे। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल तो होगा लेकिन ये माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं करेगा। Now this is something I want you to have a very very important focus here. मैं ये चाहता हूँ आप खूब फोकस से ये चीज़ देखिए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल है, उसने माइलिन शीथ सिक्रीट किया है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल है जिसने माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं किया है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है अनमाइलिनेटेड से। आपको एक शब्द याद दिला दूं, इनमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। इट जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड, इसलिए दे आर एक्चुअली फास्टर। अब अगर आप न्यूरॉन ये समझ गए हैं तो एक और न्यूरॉन देखिए। ये न्यूरॉन, इसमें केवल एक ही प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इसको आप कहेंगे यूनिपोलर। अभी ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में है, जनरली ये मल्टीपोलर बनेगा। तो आपको अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स में ये वाले सेल देखने को मिलेंगे जो यूनिपोलर न्यूरॉन है। एक और सेल देखिए जिसमें एक छोटा सा बेटे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ये रहा, एक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ये रहा। इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहेंगे। और बेटे एक 4 स्टार क्वेश्चन है, ये 3 वालों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये आपको रेटिना में देखने को मिलता है। सो ह्यूमन बीइंग्स में ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है रेटिना में देखने को मिलता है और ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है। सो दूसरी जगह जो है वो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है।
इसके अलावा एक और न्यूरॉन देखिए जिसमें एक ही तरफ से दो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। सो दोनों में अंतर समझ लीजिए, उसमें एक ही था, यहां पर दो है, यहां पर दो एंड से है, यहां पर एक ही एंड से दो है। इसको हम बेटे सूडो यूनिपोलर कहेंगे। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन अगर आप देखेंगे तो आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जहां रिफ्लेक्स आर्क बना है वहां पर जो डोर्सल रूट है स्पाइनल कॉर्ड की, उस पर एक गैंग्लियन होता है। सो डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप यहां पर ये बहुत अच्छे से समझ गए कि ये बेटे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो बेटे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, रेटिना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जस्ट ये याद रखिएगा कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं इनकी कंडक्शन वेलोसिटी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह यह है कि यहां पर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। इस पार्ट को एक्सॉन हिलक कहते हैं, इस पार्ट को एक्सॉन हिलक कहते हैं। किसी टाइम ये माना जाता था कि यहाँ पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अब उस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं है। तो अगर आप कोई पुरानी एनसीईआरटी या कोई पुराना स्टडी मटेरियल या इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है अभी तक उसमें परसिस्ट कर रहा हो कि ये जगह वो है जहां पहला एक्शन पोटेंशियल बनता है। ऐसा हाइपोथेसिस था, जरूर था, पर ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत नेसेसिटी है। इसीलिए अब मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में इतनी ज्यादा इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एक और चीज अगर आप याद करना चाहते हैं तो यहां पर एक स्पेशल बेटे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको एक्सॉन में देखने को मिलेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, लार्जर न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन का साइज लार्जर है, लार्जर का मतलब होता है इसका डायमीटर ज्यादा है, ज्यादा है, अगर डायमीटर ज्यादा है तो इसकी हायर कंडक्शन वेलोसिटी होगी, हायर कंडक्शन वेलोसिटी। सो लार्जर न्यूरॉन्स हैव अ हायर कंडक्शन वेलोसिटी। सो बहुत सारे आज हमने बेटे आपको क्या करा दिया ये, और अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं बेटे मसल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में आप सबका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि नया टॉपिक है, आपने शायद उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, फ्रॉग। सो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।